बहन साथियों, आज के हमारे द ऑडियो कॉन्सेप्ट शो के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था के जो सेक्टर है उसी के कॉन्सेप्ट कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। कॉन्सेप्ट फर्स्ट है कृषि क्षेत्र। जानते हैं कृषि क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। कृषि क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान है। वित्तीय वर्ष 1950 से 1951 में यह लगभग 51% था, जबकि 2011 से 2012 में यह लगभग 14.2% ही रह गया था। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2018-19 के दौरान खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 283.4 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया था। 2018-19 में खाद्य वस्तुओं की कीमतों में महत्वपूर्ण गिरावटें देखने को मिली थीं। कृषि वित्त और उसके प्रकार। कृषि कार्य से संबंधित वित्त को ही कृषि वित्त कहते हैं। इसके निम्नलिखित प्रकार हैं। अल्पकालिक ऋण। किसानों द्वारा अल्पकालीन ऋण का उपयोग खेतों की जुताई करने, उन्नत किस्म के बीज तथा उर्वरकों एवं कीटनाशकों इत्यादि को खरीदने के लिए किया जाता है। अल्पकालीन ऋण सामान्यतः 15 महीने की अवधि के लिए दिए जाते हैं। मध्यकालिक ऋण। मध्यकालिक ऋण सामान्यतः 15 महीनों से 5 वर्षों तक की अवधि के लिए दिए जाते हैं। इनका प्रयोग सामान्यतः कृषि यंत्रों एवं मशीनों को खरीदने एवं अन्य सुधारात्मक कार्यों के लिए किया जाता है। दीर्घकालिक ऋण सामान्यतः 5 से 20 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान किए जाने वाले कृषि ऋण को दीर्घकालिक ऋण कहा जाता है। इसका प्रयोग कृषि भूमि, ट्रैक्टर, थ्रेशर आदि को खरीदने के लिए किया जाता है। जानते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी क्या है और वर्तमान में काफ़ी चर्चित विषय भी है। एमएसपी वह न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर सरकार द्वारा किसानों के अनाज को खरीदा जाता है। जब बाजार में कृषि उत्पादों का मूल्य गिर रहा हो तब सरकार किसानों को एमएसपी पर कृषि उत्पादों को खरीद कर उनके हितों की रक्षा करती है। एमएसपी मूल्य की घोषणा फसल बोने से पहले होती है। भारत सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति पर वर्ष में एमएसपी के संदर्भ में नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत मॉडल। न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में 3 मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं। पहला है बाजार आश्वासन योजना। इस योजना के अंतर्गत राज्यों द्वारा कृषि उपजों की खरीद की जाएगी। दूसरा है मूल्य अंतर खरीद योजना। इस योजना के अंतर्गत यदि विक्रय मूल्य निर्धारित किए गए मूल्य से कम है तब ऐसी परिस्थितियों में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और वास्तविक मूल्य के अंतर की राशि की क्षतिपूर्ति की जाएगी, लेकिन यह राशि एमएसपी के 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तीसरा मॉडल है निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना। इसके अंतर्गत निजी उद्यमियों द्वारा एमएसपी पर कृषि उपज की खरीद की जाएगी और सरकार द्वारा इन उद्यमियों को कुछ नीतिगत और कर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। निजी प्रतिभागियों को राज्य द्वारा पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से नामित किया जाएगा। यहाँ पर विशेष नोट है, एक ही फसल के लिए एक साथ तीनों विकल्पों को नहीं अपनाया जा सकता है। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसे नाफेड कहते हैं। इसकी स्थापना का मकसद कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन को बढ़ावा देकर किसानों को लाभ पहुंचाना था। नाफेड का उद्देश्य कृषि, बागवानी और वन उपजों का विपणन, प्रसंस्करण और भंडारण करना है। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड, इसके निर्माण का प्रमुख उद्देश्य जनजातीय लोगों को शोषणकारी निजी व्यापारियों से छुटकारा दिलाना था। अप्रैल 1988 से कार्यरत ट्राइफेड को पेड़ों तथा वनों के उत्पादों के एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, भंडारण और विकास की प्रमुख एजेंसी घोषित किया गया। गेहूं और धान की सरकारी खरीद के लिए ट्राइफेड भारतीय खाद्य निगम के एजेंट तथा मोटे अनाज, दालों और तिलहनों की खरीद में कृषि एवं सहकारिता विभाग के एजेंट के रूप में कार्य करता है। कॉन्सेप्ट सेकेंड, उद्योग क्षेत्र। निर्माण क्षेत्र सहित औद्योगिक क्षेत्र भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करता है। औद्योगिक क्षेत्र का विकास आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास के लिए अति आवश्यक होता है। 2018 से 2019 के दौरान विनिर्माण और निर्माण गतिविधियों में सुधार के कारण उद्योग वृद्धि की दर में तेजी आई है, जिनकी वजह से 2 उप क्षेत्रों खनन और उत्खनन तथा बिजली, गैस, जलपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाओं में भी वृद्धि हुई थी। जानते हैं महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न श्रेणी के उद्योग। सबसे पहले जानते हैं महारत्न। महारत्न योजना का उद्देश्य बड़े सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों को अपने कारोबार का विस्तार करने तथा विश्व में बड़ी कंपनी के रूप में उभरने में समर्थ बनाता है। महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए कंपनियों को दिए जाने वाले प्रमुख दिशा निर्देश। पहला है आपका, कंपनी भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो तथा उसे नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो। दूसरा, कर अदायगी के बाद पिछले 3 वर्षों के दौरान उसका औसत सालाना शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो। तीसरा है, वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण उपस्थिति हो।
जानते हैं कुछ महारत्न कंपनियों के उदाहरण। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल, दूसरा है आपका कोल इंडिया लिमिटेड CIL, तीसरा है आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL। बात करते हैं नवरत्न के बारे में। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने पर नवरत्न की श्रेणी में रखा जाता है। पिछले 5 वर्षों में से 3 वर्षों में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रणाली के तहत उत्कृष्ट या बहुत अच्छी रेटिंग प्राप्त की हो। नवरत्न कंपनियां इन 6 चयनित मानदंडों में से 100 में से 60 या उससे अधिक का स्कोर प्राप्त किया हो। कुल शुद्ध पूंजी, निवल मूल्य के अनुपात के रूप में निवल लाभ, कुल श्रम शक्ति लागत, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन की लागत, प्रति अंश आय, अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन। रत्न कंपनियों के कुछ उदाहरण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड आदि। बात करते हैं मिनी रत्न कंपनी के बारे में। ये सार्वजनिक क्षेत्र के वो उद्यम होते हैं जो पिछले 3 वर्षों में लगातार लाभ कमा रहे हैं। इन्हें पिछले 3 वर्षों में से किसी एक वर्ष में कम से कम 30 करोड़ या इससे अधिक का कर पूर्व लाभ प्राप्त हो रहा हो। इनकी 2 श्रेणियां होती हैं। पहली श्रेणी की मिनी रत्न कंपनियां 500 करोड़ या अपनी निवल संपत्ति जो भी कम हो के बराबर निवेश करने हेतु स्वतंत्र होती हैं। द्वितीय श्रेणी की कंपनियां सरकार की मंजूरी के बिना 300 करोड़ या अपने मूल्य का 50% तक जो भी कम हो पूंजी व्यय की स्वायत्तता रखती हैं। श्रेणी फर्स्ट की कंपनियां भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारत संचार निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड। श्रेणी 2 की कंपनियां हैं HMT इंटरनेशनल लिमिटेड, भारत पंप एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड। बात करते हैं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के बारे में। भारत में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग भिन्न भिन्न होने के साथ ही संख्या में भी काफ़ी अधिक हैं। वर्तमान अनुमान के अनुसार देश में MSME क्षेत्र में लगभग 51 मिलियन इकाइयां सक्रिय हैं और इनके माध्यम से लगभग 111 मिलियन नागरिकों को रोजगार मिल चुका है या इसमें कार्यरत हैं। ये सभी उद्यम लगभग 6000 विविध प्रकार के उत्पादों का विनिर्माण करते हैं और इनका कुल विनिर्माण में लगभग 33% तथा देश की कुल निर्यात में लगभग 45% का योगदान है। भारत में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग बड़े रोजगार अवसर देने, ग्रामीण क्षेत्रों का औद्योगिकरण करने और क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। MSME क्षेत्र में कुल औद्योगिक GVA का 33% तथा स्थिर मूल्यों आधार वर्ष 2011 और 12 के अनुसार पर औद्योगिक सकल घरेलू उत्पाद के 31% का योगदान दिया है। 9 मई 2007 को भारत सरकार द्वारा कार्य आवंटित नियम 1961 में संशोधन के बाद पूर्व में लघु उद्योग मंत्रालय और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय का विलय करके सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय का गठन किया गया है। यह मंत्रालय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों से संबंधित नीतियों का निर्माण एवं कार्यान्वयन करता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ भारत एशिया के उन देशों में एक था जिसे निर्यात संवर्धन के लिए निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की भूमिका को सबसे पहले स्वीकार किया। 1965 में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र गुजरात के कांडला में स्थापित किया गया। SEZ ऐसा भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहां देश के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा आर्थिक कानून अधिक उदार होते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र एक एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र होता है जिसमें पूर्ण विकसित आधारिक संरचना मौजूद होती है। भारत के औद्योगिकरण की गति को तीव्र करने एवं विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2000 को विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा की गई। इस नीति का उद्देश्य विशेष आर्थिक क्षेत्रों को विकास का इंजन बनाना था। इसके तहत सभी मौजूद निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों को विशेष आर्थिक क्षेत्रों में परिवर्तित कर दिया गया। विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 पारित किया। यह अधिनियम फरवरी 2006 में लागू किया गया था। विशेष आर्थिक क्षेत्र के मुख्य उद्देश्य घरेलू एवं विदेशी स्रोतों से निवेश को आकर्षित करना, वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात को बढ़ाना। विशेष आर्थिक क्षेत्र के मुख्य उद्देश्य घरेलू एवं विदेशी स्रोतों से निवेश को आकर्षित करना, वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना, अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का सृजन करना, रोजगार के अवसरों का सृजन करना, बुनियादी सुविधाओं का विकास करना। सेल कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि केवल कागजों में ही मौजूद होती है। इसके पास ना तो कोई स्थायी कार्यालय होता है और ना ही स्थायी कर्मचारी। ये कंपनियां सामान्यतः रजिस्टर्ड होती हैं व इनका एक बैंक खाता होता है। इनमें निवेश भी किया जाता है, लेकिन इन कंपनियों में
उत्पादन कारण ना के बराबर होता है। इन कंपनियों का प्रयोग काले धन को सफ़ेद धन बनाने में किया जाता है। वर्ष 2017 में कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा लगभग 2.10 लाख सेल कंपनियों के रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए थे। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर से अभिप्राय कृषि औद्योगिक इकाई का उसके सभी पक्षकारों जैसे संस्थापकों, निवेशकों, ऋणदाताओं, प्रबंधकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों, वहाँ के स्थानीय समाज एवं पर्यावरण के प्रति नैतिक दायित्व से है। सीएसआर की अवधारणा को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत नियंत्रण किया जाता है। सीएसआर का प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होता है जिनका निवल मूल्य नेटवर्थ 500 करोड़ से अधिक हो या कुल कारोबार टर्नओवर 1000 करोड़ से अधिक हो या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से अधिक हो। इस अधिनियम के अनुसार कंपनियों को पिछले 3 वर्षों के शुद्ध लाभों का औसत का 2% सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करना पड़ेगा, जैसे शिक्षा का प्रसार, भूख, कुपोषण एवं गरीबी को कम करना, पर्यावरण संरक्षण आदि। तीसरा है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र की आर्थिक विकास की मुख्य भूमिका है तथा यह सकल संवर्धित मूल्य में उसकी बड़ी भागीदारी रही है। सेवा क्षेत्र का निर्यात में कुल योगदान 2000 से 2001 में लगभग 0.74 लाख करोड़ से बढ़कर 2018-19 में लगभग 14.38 करोड़ रुपए पहुंच गया था। यानी कुल निर्यात में इसकी भागीदारी 26.8 से बढ़कर 38.4% हो गई है। भारत में तीव्र वृद्धि वाले सेवा क्षेत्र। भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद सेवा क्षेत्र के कुछ प्रमुख उप क्षेत्रों में प्रगति देखी गई। ये प्रमुख उप क्षेत्र हैं व्यावसायिक सेवाएं, संचार सेवाएं, व्यापार, बैंकिंग सेवाएं, सामुदायिक सेवाएं, होटल एवं रेस्तरां, व्यक्तित्व सेवाएं, परामर्श सेवाएं एवं आंतरिक सेवाएं आदि। अनुसंधान एवं विकास हेतु सेवाएं। अनुसंधान और विकास पर भारत का व्यय सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1% रहा है। हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 में भारत की रैंक 52वीं थी, जबकि वर्ष 2018 में 97। पर्यटन क्षेत्र भारत में एक महत्वपूर्ण एवं व्यापक क्षेत्र सेवा का अंग है। वर्तमान में वैश्विक सेवा निर्यात में यात्रा एवं पर्यटन क्षेत्र का पर्याप्त मात्रा में प्रत्यक्ष भागीदारी है। विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद के अनुसार यात्रा एवं पर्यटन क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक क्षेत्र है जो रोजगार सृजन में सहायक है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। भारत में वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के फलस्वरूप सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तीव्र विकास हुआ, जिसमें माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर, फाइबर ऑप्टिक्स, दूरसंचार एवं माइक्रो प्रोसेसर आदि का प्रयोग शामिल हुआ। इन क्षेत्र के समुचित विकास के कारण ही व्यवसाय में वृद्धि हुई, उत्पादन बढ़ा तथा वैज्ञानिक अनुसंधान एवं नवाचार में भी विकास हुआ। उपग्रह मानचित्र एवं प्रक्षेपण सेवाएं। उपग्रह मानचित्र और प्रक्षेपण सेवाएं दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें भारत अपनी छाप छोड़ रहा है और भविष्य में इनकी काफ़ी संभावनाएं हैं। उपग्रह मानचित्र जैसी आंतरिक सेवाओं के राजस्व के रूप में भारत के लिए विदेशी मुद्रा का सृजन होता है। उपग्रह प्रक्षेपण से भारत की आंतरिक एजेंसी की आंतरिक बाजार में पकड़ मजबूत हो रही है। सेवाओं एवं व्यापार पर सामान्य समझौता, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड इन सर्विस, GATS। यह समझौता सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पहला समुच्चय है। भारत 1995 में इस समझौते के प्रभाव में आने के साथ ही इसका हस्ताक्षर करता था। सेवाओं एवं व्यापार पर सामान्य समझौता, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, GATS। इस समझौते के तहत निम्न सेवाओं को शामिल किया जाता है: व्यवसाय, संचार, निर्माण, वितरण, शैक्षिक, पर्यावरणीय, वित्तीय सेवाएं, बीमा और बैंकिंग, स्वास्थ्य संबंधी एवं सामाजिक सेवाएं, पर्यटन और यात्रा सेवाएं, मनोरंजन और खेल कूद, परिवहन सेवा आदि। GATS के अंतर्गत सेवाओं को आपूर्ति के आधार पर 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया। पहला है विदेशों में सेवाओं की आपूर्ति, दूसरा है विदेशों में उपभोग, तीसरा है वाणिज्य की उपस्थिति, चौथा है व्यक्तियों का आवागमन।